हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम लोग ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए भी चलेंगे और याद भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर से जितने भी वेस्ट बनते हैं, वेस्टफुल सब्सटेंस बनते हैं, उसे बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे हमें पता है ना कि हर एक सिस्टम का कुछ ना कुछ काम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भगवान जी ने एक और सिस्टम दिया है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम का काम होता है जितने भी बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं उसको बाहर फेंकना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखो सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसे क्या चीज़ हमारे शरीर में बनते हैं जिसे हम बाहर फेंकते हैं, उन सब्सटेंस के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर में आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में बेसिकली जो वेस्ट बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कल जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वेस्ट बनते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं ये अपने शरीर के अंदर कुछ एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट यानी कि इनके शरीर के अंदर कुछ चीज़ें जमा हो जाती हैं, जैसे कि अमोनिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3। दूसरा यूरिया, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। देखो, अभी आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं याद रखना, आप बस इसको देखो कि क्या क्या चीज़ें जमा हो रही है, ये हमने क्यों लिखा है अभी इसके बारे में बताएंगे। अभी बस समझो कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ आयंस लाइक Na+, Cl-, K+, सल्फेट, फॉस्फेट। देखो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ आयंस जमा होती है। अब आप बोलोगे कि देखो, ये आयंस तो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे शरीर के लिए। ये आयंस इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा अगर शरीर में एक्यूमुलेट हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। तो हद से ज़्यादा हमको अपने शरीर के अंदर ये आयंस को नहीं रखना, इसको एलिमिनेट करना है। इसीलिए हम यहाँ एक्सेस की बात कर रहे हैं कि ये सारे एक्सेस में एक्यूमुलेट हो गए हैं, तब इन्हें बाहर निकालना है, तब ये हमारे शरीर के लिए एक वेस्ट की तरह हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जमा होती हैं। अब आप बोलोगे कि ये जमा कैसे होती है, तो ये जमा होती है एक्सेस इंजेक्शन करने से और ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, देखो, हमारे शरीर में ये सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं? एक एक्सेस में खाना खाने की वजह से, यानी कि हम लोग फूड एक्सेस में खा लेते हैं तो ये हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में चलते हैं उनके कारण ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले ये समझो कि इतने सारे जो वेस्ट हमारे शरीर में बन रहे हैं उसमें से जो अपर वाले 3 जो हमने लिखा है ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। मतलब कि ये जो यूरिक एसिड है इसमें भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों जो है ये बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि ये एक वेस्ट तो है लेकिन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। इसमें भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है और इसके भी फॉर्मूला में नाइट्रोजन होता है। यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेसिकली C5H4N4O3, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, आप चेक कर लेना एक बार। लेकिन यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये तीनों मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ये सारे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं।
ये जमा कैसे होते हैं? एक्सेस में खाना खाने की वजह से या फिर हमारे शरीर में चल रहे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के वजह से। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो सारे रिएक्शंस हैं जो हमारे सेल्स में चल रहे हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपको पता है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो हमारे शरीर के सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन, वो सारे केमिकल रिएक्शन को हम लोग मिला के बोलते हैं, वो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body are metabolic reactions। क्लियर है? अब देखो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे बॉडी के सेल हैं, कोई सा भी सेल आप समझ लो, वो किडनी के भी सेल हो सकते हैं, लीवर के भी सेल हो सकते हैं, स्टमक के भी सेल्स हो सकते हैं। तो ये कोई सा भी सेल है। अब इसके अंदर कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं। आपको पता है सेल्स के अंदर चुपचाप पूरा सिस्टम चुपचाप नहीं होता, कुछ ना कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ कम हो रही होती हैं, कुछ किसी से कुछ बन रहा होता है, किसी से कुछ बन रहा होता है। एक बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अंदर पूरा काम चल रहा होता है, ठीक है। वो काम चलता क्यों है? उस सेल को जिंदा रखने के लिए। तो सेल को जिंदा रखने के लिए उस सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस चल रही होती हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। उसमें से एक रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो इन सेल्स के अंदर लेट सपोज करो कोई एक्स प्रोटीन है, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोटीन का नाम नहीं लिए हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई एक्स प्रोटीन है। अब ये एक्स प्रोटीन इस सेल के अंदर है, लेकिन इस सेल के अंदर रिक्वायरमेंट हुआ, जरूरत पड़ा एक दूसरा प्रोटीन का जिसे हम वाई प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। लेट सपोज करो इसमें एक्स प्रोटीन था और इसमें रिक्वायरमेंट है वाई प्रोटीन का, ठीक है। वाई प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। और एक चीज़ और सोचो और एक चीज़ और समझो कि इस एक्स प्रोटीन से ही वाई प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब इस एक्स प्रोटीन से वाई प्रोटीन जब बनेगा तो एक NH3 बाहर निकल जाएगा, एक नाइट्रोजन इससे बाहर निकलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि एक सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। किसी प्रोटीन की नीड पड़ी, ठीक है, एक सेल के अंदर समझो किसी प्रोटीन की नीड पड़ी, यानी कि इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये प्रोटीन इस प्रोटीन से ही बनता है जो इस सेल के अंदर प्रेजेंट था। अब इस प्रोटीन से जब ये प्रोटीन हम बनाते हैं तो एक नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है जिसे हम अमोनिया बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। हमें पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो हम एक रिएक्शन के बारे में बात की है, उसमें अमोनिया बना है। उसी प्रकार से सेल के अंदर सोचो बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं और हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ वेस्ट चीज़ें बनते हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है। बोलते हैं ना कोई भी अगर रिएक्शन चल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट बनेगा ही बनेगा। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन के दौरान जो वेस्ट बनते हैं ना वो सारे ये सब होते हैं। तो देखो अमोनिया निकला। अब ये जो अमोनिया बना है इस सेल के अंदर, ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया सबसे टॉक्सिक चीज़ माना जाता है सेल के लिए। तो क्या करता है, सेल इस अमोनिया को दे देता है ब्लड को, ठीक है। किसको दे दिया? ब्लड को दे दिया। तो ये अमोनिया ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लड को, फिर ब्लड से ये अमोनिया पहुँचता है लीवर के पास। लीवर के पास ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो अमोनिया बना, ये अमोनिया को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफर टू लीवर थ्रू ब्लड, ठीक है। अब लीवर देखो कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा कुछ दूसरा चीज में। देखो लीवर के अंदर क्या होता है, लीवर कन्वर्ट्स दिस अमोनिया टू यूरिया। तो लीवर क्या किया, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यूरिया भी एक टॉक्सिक होता है, एक टॉक्सिक चीज़ ही होता है यूरिया भी, लेकिन ये यूरिया अमोनिया के कंपेयर में थोड़ा कम टॉक्सिक होता है। देख रहे हो तो लीवर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लीवर इतना ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ को, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ लेस टॉक्सिक चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना।
तो ध्यान से सुनना, हम अभी तक आपको क्या बताएं, हम बताएं कि इन सेल्स के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं और हर रिएक्शंस में कुछ ना कुछ वेस्ट चीज़ें बनती है। उसी प्रकार से हमने एक रिएक्शन यहाँ पे कंसिडर किया। इस रिएक्शन में एक्स प्रोटीन से वाई प्रोटीन बन रहा है और एक वेस्टफुल सब्सटेंस बन रहा है जिसे हम अमोनिया बोल रहे हैं। तो ये अमोनिया इन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस सेल्स से ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो अमोनिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्लड के थ्रू लीवर में, तो ये ब्लड में तो डाल देती हैं और ब्लड तो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो ये ब्लड क्या करती हैं, ये ब्लड इन अमोनिया को लीवर के पास छोड़ दिया जाती हैं। ठीक है, अब इस लीवर के पास जाके ये अमोनिया का क्या होगा, ये अमोनिया को लीवर कन्वर्ट कर देगा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर क्या किया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको समझ में आ गया, अमोनिया भी हमारे शरीर के अंदर बनता है, उसके बाद फिर यूरिया बनता है। ठीक है, यूरिक एसिड्स भी बनता है लेकिन कम अमाउंट में बनता है। अब यूरिक एसिड को होल्ड पे रखो, अभी हमने क्या बोला कि यूरिया बना। ठीक है, अब देखो ये यूरिया का क्या होगा, ये यूरिया को फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ट्रांसफर विया ब्लड टू किडनी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये यूरिया जो हमारा लीवर बनाया था, ये लीवर उस यूरिया को ब्लड में डाल देगा। ठीक है, और ब्लड फिर फ्लो करके कहाँ जाएगा, किडनी के पास जाएगा और किडनी क्या करेगा, उस ब्लड से यूरिया को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो किडनी के पास जाने के बाद यूरिया का क्या होगा, यूरिया किडनी के पास ट्रांसफर कर दिए जाएंगे थ्रू किडनी blood get filtered and urea get eliminated from body through urine। देखो इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी क्या करेगा, जो ब्लड आया, मान लो यहाँ पे किडनी है, ठीक है, ब्लड आया इसके पास, इस ब्लड से यूरिया सारे के सारे किडनी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, किडनी में चल जाएगा। अब ये किडनी क्या करेगा, ये किडनी पानी के साथ यूरिया को बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे शरीर से जो पेशाब बाहर निकलता है, उस पेशाब में यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो टॉक्सिक चीज़ें थी वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर फेंके दिए जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आया पूरा प्रोसेस क्या हुआ, जो यूरिन निकल रहा है उसमें यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, और ये यूरिया बना कहाँ था, ये लीवर में बना था, लीवर में बना था ये यूरिया। ठीक है ना, किससे बना था, अमोनिया से बना था। ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक चीज़ थी जो कहाँ बनी थी, इन सेल्स के अंदर बनी थी। कैसे बनी थी, एक रिएक्शन के दौरान बनी थी ये अमोनिया। ठीक है ना, हम आपको एक बार और पूरा चीज़ों को एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, तभी आपको समझ में आएगा किडनी का फंक्शन क्या होता है, वो एक्चुअल में क्या कर रहा है ना, यूरिन से बेसिकली यूरिया निकाल कैसे रहा है, ये सब चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हम आपको रिवाइज कराने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये लीवर यूरिया को बना रहा है, एक प्रोसेस से बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एक साइकिल चलता है पूरा बेसिकली लीवर के अंदर, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर के अंदर एक साइकिल चल रहा होता है, उस साइकिल को हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछेगा यूरिया साइकिल कहाँ चलता है, तो आप बोला लीवर में चलता है, थ्रू यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल का अलग अलग नाम होता है, जैसे कि हम इसे क्रेब हेंसलेट साइकिल बोलते हैं, या फिर एक और साइकिल बोलते हैं जिसे हम ऑर्निथीन बोलते हैं, ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिया साइकिल का इतना सारा नाम होता है, ध्यान रख लेना इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है बाय ए साइकिल, एक साइकिल के थ्रू। उस साइकिल को हम लोग यूरिया साइकिल, क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पूछेगा कि यूरिया कहाँ बनता है, तो आप क्या सोचोगे, यूरिया तो एक वेस्ट चीज़ है जो कि किडनी में बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरिया कहाँ बन रहा है, यूरिया हमारे लीवर में बन रहा है।
ठीक है। और दूसरा चीज कि किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके जो वेस्ट चीजें हैं उनको अपने अंदर लेना, ठीक है। तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और इस यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकना यूरिन के थ्रू। लेकिन ये यूरिया एक्चुअली में लीवर में बन रहा होता है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो हम लोग रिवाइज करते हैं। एनिमल्स के अंदर ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ आयंस एक्यूमुलेट होते हैं जैसे कि Na+, Cl-, K+, सल्फेट, फोस्फेट, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं जिनमें से ये 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट हम उसे कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सारे जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं ये एक्सेस खाने की वजह से हो सकते हैं या फिर शरीर में चल रहे होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनकी वजह से ये सारे एक्यूमुलेट हो सकते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे समझाएं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चल रहे होते हैं, उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर चल रहे होते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चल रहे होते हैं। उसमें से एक रिएक्शन हमने कंसिडर किया कि लेट सपोज करो एक्स प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन है जो हमारे सेल में प्रेजेंट था। अब क्या हुआ कि वाई प्रोटीन का नीड पड़ा और वाई प्रोटीन एक्स प्रोटीन से ही बनता है। तो एक्स प्रोटीन जब वाई प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, जब बनेगा वाई प्रोटीन एक्स प्रोटीन से, तो एक अमोनिया बाहर निकल गया। हमने ऐसा सोचा कि अमोनिया बाहर निकला। ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से अमोनिया निकल रहा होता है, बन रहा होता है, यूटिलाइज भी होते हैं लेकिन बन भी रहे होते हैं। तो ये जो अमोनिया है इसको ट्रांसफर कर देता है लीवर में ब्लड के थ्रू। क्यों ट्रांसफर किया जाता है? क्योंकि इन सेल्स में इनका जमा होना टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है, इसलिए हम इसको तुरंत से ब्लड को दे देते हैं और ब्लड तुरंत से उसको लीवर में पहुंचाता है। लीवर में क्या होता है, ये जो अमोनिया पहुंची है हमारे लीवर में, ये लीवर इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में एक साइकिल के थ्रू, जिसको हम यूरिया साइकिल, क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेब हेंसलेट क्यों बोला जाता है साइकिल इसको? क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है जो इस साइकिल को डिस्कवर किए थे, वो साइंटिस्ट है हमारे क्रेब हेंसलेट, ठीक है ना। तो यूरिया साइकिल, क्रेब हेंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल इसे कहते हैं। ध्यान रखना, ये चीज पूछ देगा। और यूरिया बनता कहाँ है? हमारे लीवर में बनता है। अब ये जो लीवर में बना है यूरिया, ये वापस से ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ब्लड क्या कहाँ तक पहुँचती है? किडनी तक पहुँचती है। वो किडनी में क्या होगा? किडनी में वो ब्लड को फिल्टर कर दिया जाएगा और यूरिया को ट्रांसफर कर दिया जाएगा किडनी में, और किडनी इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो बॉडी से बाहर कौन निकालता है यूरिया को? किडनी काम करता है और किडनी बाहर निकलता है बॉडी से। किडनी के फंक्शन की वजह से बॉडी से बाहर निकलता है, लेकिन यूरिया बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये क्या, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि हमारे शरीर से क्या निकलता है यूरिन के थ्रू, तो आप क्या बोलोगे? यूरिया निकलता है, यूरिया निकलता है। ध्यान रखना, पूछ देगा कि कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो आप क्या बोलोगे? यूरिया। अमोनिया हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता, ठीक है ना। अमोनिया हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता, हमारे शरीर से यूरिन के थ्रू यूरिया निकलता है। एक चीज ध्यान रखना। और दूसरा पॉइंट कि हम इस अमोनिया को यूरिया में क्यों कन्वर्ट किए, ये प्रोसेस क्यों किए। अगर ये बेसिकली हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो इसको डायरेक्ट किडनी को भेज देते, किडनी डायरेक्ट इसको बाहर निकाल देता। हम इसको लीवर को क्यों भेजे, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि बेसिकली ये अमोनिया बहुत टॉक्सिक चीज होती है और इस अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वाटर रिक्वायर्ड होता है। जो जितना टॉक्सिक वेस्ट बनेगा उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए उतना ज़्यादा पानी की नीड होती है। तो ये जो अमोनिया है ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है कि अगर हम अपने शरीर से डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकालेंगे किडनी के थ्रू, तो बहुत सारा वाटर को लेते हुए बाहर निकलेगी। और अगर बहुत सारा वाटर बॉडी से लॉस हो गया तब तो बहुत गड़बड़ है भैया, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमें ज़्यादा बॉडी से बाहर पानी निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते ना, हम तो वाटर को अपने अंदर रिटेन करके रखना चाहते हैं। इसीलिए ये प्रोसेस होता है कि हम यूरिया में इसको कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो इसको बाहर डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना कि हम अपने शरीर से अमोनिया को नहीं यूरिया को निकालते हैं, क्योंकि ये यूरिया बहुत टॉक्सिक होता है और जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से फेंकने के लिए उतना पानी की नीड होगी और हम उतना पानी बॉडी से बाहर फेंकना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले अमोनिया को लीवर में भेजते हैं, फिर लीवर इतना इंपॉर्टेंट काम करके देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लीवर एक देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर का कि इस टॉक्सिक चीज़ को कम टॉक्सिक चीज़ में कन्वर्ट करना, ठीक है ना।
इसलिए इसको देते हैं, फिर किडनी पर जाता है, फिर बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। हमने भी डिस्कस किया कि एनिमल्स के शरीर में कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, कुछ मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। एक चीज और ध्यान रखना कि हमारे मसल्स में एक और बेसिकली वेस्ट बनता है जिसे हम क्रिएटिन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि ह्यूमंस में मसल्स के अंदर एक वेस्ट बनता है जिसे हम क्रिएटिन बोलते हैं। तो आपको ऑप्शंस में अगर दिखेगा क्रिएटिन भी वेस्टफुल सब्सटेंस होते हैं तो आप बोलना यस होते हैं। ठीक है ना, लेकिन मेजरली क्या बनते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनते हैं। अमोनिया बनता तो है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन इसको यूरिया के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे शरीर से कम पानी का वेस्टेज हो, क्योंकि अमोनिया अगर डायरेक्टली बॉडी से बाहर निकलेगा तो वो बहुत पानी को खींचते हुए बॉडी से बाहर निकलेगा, और हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, इसलिए हम उसे यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बॉडी से बाहर फेंकने के लिए उतना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से ध्यान से सुनो, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो अगर बॉडी से बहुत सारा पानी भी निकाल दे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो पानी के अंदर ही रह रहे हैं, तो वो पानी इंटेक कर लेंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, तो जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं वो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो हमारे अंदर एक साइकिल चल रहा था, यूरिया साइकिल, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा था, वो उन एनिमल्स में नहीं होते जो पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले एनिमल्स डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ठीक है, तो बॉडी से बाहर क्या फेंक रहे हैं? डायरेक्टली अमोनिया को ही फेंक दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं है कि बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है, क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। जो पानी में ही रह रहे हैं उनका बॉडी से अगर ज़्यादा भी पानी निकलेगा तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उनके शरीर से डायरेक्टली अमोनिया निकलता है। और वैसे एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, जिनके शरीर से डायरेक्टली अमोनिया बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में, उसे हम अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। याद रखना कि ये एलिमिनेट करते हैं डायरेक्टली अमोनिया को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारे अंदर क्या हो रहा था कि हम उतना ज़्यादा पानी को लॉस इतना अफोर्ड नहीं कर सकते भैया, तो हम हमारे लीवर के अंदर यूरिया साइकिल चलाते हैं जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम अपने आप को कैसे एनिमल्स बोलेंगे? यूरियोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे, क्योंकि हम अपने शरीर से बाहर क्या निकाल रहे हैं? यूरिया निकाल रहे हैं। तो जो एनिमल्स जो बॉडी से बाहर निकालते हैं वो वैसे एनिमल्स कहलाते हैं। मतलब कि अगर ये बॉडी से अमोनिया निकाल रहे हैं तो इसको अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलेंगे, और ये यूरिया निकालते हैं तो इन्हें यूरियोटेलिक बोलेंगे। तो एक्सक्रीट आउट यूरिया, और इसमें लिखना एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट साइकिल चलता है लीवर के अंदर, वैसे ही इन एनिमल्स के अंदर अमोनिया तो बनता है लेकिन उसको यूरिक एसिड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि यूरिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और यूरिक एसिड उनके शरीर से बाहर निकलते हैं। और ध्यान से सुनना, यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए और कम पानी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि हम जितना यूरिन पास आउट करते हैं, जितना पानी का वेस्ट करते हैं इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए, उससे भी कंपैरिजन में कम पानी का वेस्ट करते हैं ये एनिमल्स जो यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड यूरिया से भी कम टॉक्सिक होते हैं, और जो जितना कम टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए उतना कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि यूरिक एसिड के रिमूवल के लिए कम पानी का वेस्टेज होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ध्यान से सुनो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं जो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को, बॉडी से बाहर फेंकने का प्रोसेस को हम लोग अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और इसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया कॉल्ड यूरियोटेलिज्म बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। और इसके क्या बोलेंगे आप खुद से बोलो? ये दूसरा नंबर था ना, सॉरी,
इसको क्या बोलेंगे, खुद से बोलो, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो आप लिखना यहाँ पे कि ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं। अगर हम अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में टॉक्सिसिटी का ऑर्डर बताएं तो अमोनिया सबसे मोस्ट टॉक्सिक होते हैं। ध्यान से सुनना, ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, ये लेस टॉक्सिक होते हैं, इनके कंपेयर में बात करें तो ये लेस टॉक्सिक होते हैं, और ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर हो गया, ये लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। लीस्ट टॉक्सिक यानी कि सबसे कम टॉक्सिक ये होते हैं। हम आपको एक चीज बताए थे कि जो चीज जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है उसके रिमूवल के लिए उतना ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो लिख लेना यहाँ पे फॉर इट्स रिमूवल रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वाटर। और इसमें लिखना फॉर इट्स रिमूवल रिक्वायर्स लेस वाटर। फॉर इट्स रिमूवल रिक्वायर्स लीस्ट वाटर। अब तुम ही बताओ कि ये एनिमल्स कौन हो सकते हैं, बताओ कौन हो सकते हैं। तो ये एनिमल्स वो हो सकते हैं जो पानी में रह रहे हैं, क्योंकि पानी में अगर जो एनिमल्स रह रहे हैं उनके शरीर से अगर पानी बहुत ज़्यादा निकल जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये एनिमल्स बेसिकली पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को डायरेक्टली बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो इसमें लिख लेना एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल में आ जाएगा फिशेस लिख लेना, और लिख देना एंड अदर पानी में रहने वाले एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, फ्रॉग का केस, फ्रॉग में बेसिकली जो बच्चा फ्रॉग होता है यानी कि जो टेडपोल लार्वा होता है, लार्वा स्टेज में बेसिकली जो फ्रॉग होता है उसे हम टेडपोल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कोई बोलेगा कि फ्रॉग का जो टेडपोल होता है वो बेसिकली पानी के अंदर ही रहता है, तो टेडपोल के बारे में बोलेगा तो आप बोलना कि उसका जो टेडपोल है वो अमोनोटेलिक एनिमल्स है। लेकिन आपको बोलेगा कि जो अडल्ट फ्रॉग होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप बोलना कि वो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं। तो फ्रॉग के केस में ये चीज ध्यान रखना। तो आप यहाँ पे लिख दो टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहला बात कि इसमें तो हम आते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स में हम आते हैं, और हम किस में आते हैं, हम मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे मैमल्स कहलाते हैं। तो मैमल्स आप इसमें लिख लो, अडल्ट फ्रॉग लिख लो। मैमल्स और अडल्ट फ्रॉग किस में आते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन से एनिमल्स आते हैं, तो इनमें सारे के सारे रेप्टाइल्स प्लस बर्ड्स प्लस लैंड इंसेक्ट, मतलब कि जो लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालते हैं एज ए वेस्ट, और इसमें लैंड स्नेल आते हैं, यानी कि जो स्नेल नहीं होता, स्नेल मतलब घोंगा, वो भी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स में आप ऐसा देख सकते हो कि घर में जो छिपकली होता है उसका जो वेस्ट होता है वो बेसिकली उसमें पानी का कंटेंट आप देख सकते हो कि बहुत कम होता है। ठीक है ना, तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, या फिर आप बर्ड्स का देख लो एग्जांपल, बर्ड्स भी जब उनका जब वेस्ट निकलता है तो उसमें पानी का कंटेंट कम होता है। जितना हम रिमूव कर रहे हैं पानी को उसके कंपेयर में तो बर्ड्स में कम ही है। ठीक है ना, तो आप इसमें एक चीज़ और लिख लेना कि दे रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पेलेट। दे रिमूव वेस्ट इन फॉर्म ऑफ पेलेट। पेलेट मतलब कि गोली को बोलते हैं पेलेट। ठीक है, पेलेट
गोली के फॉर्म में रिलीज करते हैं और पेस्ट के फॉर्म में। पेस्ट मतलब कि इसमें थोड़ा सा वाटर रहेगा। पैलेट मतलब गोली जिसमें वाटर बहुत कम होगा, और पेस्ट मतलब थोड़ा सा पानी उसमें रहेगा। जैसे बर्ड्स के केस में देख लो, जो बर्ड्स होते हैं वो पेस्ट के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि छिपकली वगैरह अगर आपने देखा होगा तो वो पैलेट के फॉर्म में अपना वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ये वो एनिमल्स है जो बहुत कम वाटर का लॉस करके अपना वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। हम आपको एक बार और पूरा रिवाइज करा देते हैं। देखो, हमारे शरीर में मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, लेकिन जो मेजर होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर क्या अमोनिया नहीं बनता है अमोनिया, लेकिन हम जो बाहर निकालते हैं यूरिन के फॉर्म में, तो अमोनिया यूरिन के साथ बाहर नहीं निकलता है यूरिया निकलता है। क्यों हम यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं, अमोनिया को डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है। इसके रिमूवल के लिए बहुत सारा पानी बॉडी से बाहर लॉस हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते। इसलिए हम लीवर को ये काम देते हैं कि तुम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करो, और फिर हम यूरिया को बॉडी से बाहर फेंकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो, जो डायरेक्टली अमोनिया को बॉडी से बाहर फेंकते हैं उसको अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे अमोनिया को डायरेक्टली बाहर फेंक रहे हैं। जो यूरिया को फेंकते हैं उसे हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, और जो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर फेंकते हैं उनको हम लोग यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। इनके अंदर भी अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया को ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तब बॉडी से बाहर फेंकते हैं। जैसे हम यूरिया बना रहे थे उसी प्रकार से ये यूरिक एसिड बनाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। अब देखो, ये जो एनिमल्स है जिस प्रोसेस से बॉडी से बाहर फेंकते हैं अमोनिया को, उस प्रोसेस को हम लोग अमोनोटेलिज्म बोलते हैं, और ये जिस प्रोसेस से यूरिया को बाहर फेंकते हैं उसको यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। तो प्रोसेस का ये सारा नाम है, ठीक है ना। और इसके प्रोसेस के रिमूवल को क्या बोलते हैं? यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस का नाम है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। अभी आपको बताएं, ये टॉक्सिक सबसे ज्यादा होते हैं, ये उससे कम टॉक्सिक होते हैं या उससे कम टॉक्सिक होते हैं। देखो, अगर आपको टॉक्सिसिटी का ऑर्डर पूछे ना, तो आप इस प्रकार से बोलना कि अमोनिया सबसे ज्यादा, उसके बाद यूरिया, और यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। ध्यान रखना, यूरिया के कंपेयर में भी यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ये लेस टॉक्सिक है, इसीलिए इसके रिमूवल के लिए लेस पानी चाहिए। और ये सबसे कम टॉक्सिक है, इसलिए इसके रिमूवल के लिए कम पानी चाहिए। और ये अपना वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं, गोली के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं। पैलेट में बिल्कुल बहुत कम वाटर कंटेंट होता है, नाक के बराबर, और पेस्ट में हल्का सा वाटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पैलेट। ठीक है ना, तो ये पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इसके एनिमल्स क्या हो गए? पानी में रहने वाले एनिमल्स, जैसे कि फिशेस हो गए, या फिर पानी में रहने वाले दूसरे एनिमल्स हो गए। और फ्रॉग का जो लार्वा होता है जिसे हम टेडपोल बोलते हैं, वो भी पानी के अंदर ही रहता है, इसीलिए वो अमोनोटेलिक एनिमल्स में आता है। लेकिन जो एक अडल्ट फ्रॉग होगा जो लैंड में रहता है, वो यूरियोटेलिक एनिमल्स में आता है। और मैमल्स जैसे कि हम सारे किस में आ जाते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल्स में आ जाते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड इंसेक्ट्स और स्नेल। तो बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपने शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बर्ड्स का वो एग्जांपल लिख देगा। ठीक है, लिख देगा कि बेसिकली जो पैरोट होते हैं, बर्ड्स का एग्जांपल जैसे पैरोट, क्रो, पीकॉक, ये सारे अपने शरीर से क्या निकालते हैं बाहर? क्या निकालते हैं? तो वो यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जा सकता है। इंसेक्ट का कोई जैसे कॉकरोच बोल देगा, तो कॉकरोच क्या निकालता है बॉडी से बाहर? वो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो एग्जांपल्स के साथ आपको पूछा जा सकता है तीनों केसेस में। मैमल्स का कोई और एग्जांपल दे देगा। तो बेसिकली आप अभी घबराओ मत कि मैमल्स में कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये हम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। मैमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स के ग्रुप आते हैं, फिर बेसिकली रेप्टाइल्स में कौन कौन से जानवर आते हैं, बर्ड्स कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, कौन से इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो, बायोलॉजी थोड़ा पेशेंस से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। आप एक ही बार सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हो। अगर हम आपको यहाँ पे बताने लगे कि मैमल्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। आप बस इतना ध्यान रख लेना अभी किसमें कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे आते हैं। तो कल के जो लेक्चर होंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।